वेरी गुड मैं टाइम देता हूँ, टॉपिक ब्रेक में टाइम देता हूँ, बात कर लो भाई, कुछ रह गया और किसी कुछ बात करना है? हो गया सब, आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक का पिछला टॉपिक क्या था कि रेडिएशन मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। रेडिएशन कोई टच करने वाली चीज नहीं, उसके अंदर कैसा नेचर होता है, उसके अंदर पार्टिकल जैसा नेचर होता है, उसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम होता है। नहीं, हालांकि रोका जाएगा तो उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0। खैर, तो एक ना टच करने वाली चीज के अंदर मोमेंटम होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, ये एजम्पशन था। यानी हम रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कर रहे थे। और अब हम क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या रेडिएशन है? यार इलेक्ट्रॉन अब तक की कहानी में हमेशा पार्टिकल रहा है। ओके, ये कहना ठीक है। अब तक की कहानी में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहा है, पार्टिकल। यानी इलेक्ट्रॉन की बौछार कहीं हो रही तो उसको हम टच कर सकते हैं, बहुत भारी मात्रा में हो। नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा नेचर है? अरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो पार्टिकल जैसा नेचर होगा, इसमें कहां से कंफ्यूजन है। लेकिन समस्या तब हुई जब इलेक्ट्रॉन के अंदर रेडिएशन जैसा, वेव जैसा बिहेवियर देखा गया। और ना सिर्फ बिहेवियर देखा गया, उसकी वेवलेंथ तक डिफाइन कर दी गई। तब जाके कॉन्सेप्ट बदल गया यार। यानी फिर ये हो गया कि यार दुनिया का हर रेडिएशन के अंदर पार्टिकल जैसा नेचर होता है, और हर पार्टिकल के अंदर रेडिएशन जैसा नेचर भी हो सकता है। तो क्या इस बॉटल के अंदर रेडिएशन वाला नेचर है? हाँ, तो यार जो जितना ज्यादा एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, वो उतना ही वेव नेचर के करीब पहुंचेगा। फिलहाल ये बोतल रुकी है तो इसके अंदर वेव जैसा नेचर बहुत ना के बराबर है, ऐसी कुछ बात है बट ना के बराबर है। नहीं तो मतलब अगर किसी पार्टिकल के अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। मैं कहूंगा जितना ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा उसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। कैसे माने कि ऐसा है? उसके लिए मैं एक तुम्हें ना विश्वास करने वाली चीज दिखाने वाला हूं। विश्वास तुमने यार यंग्स एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा। उसमें एक पॉइंट सोर्स इन 2 होल से बराबर दूरी पे रखा जाता था। यंग्स एक्सपेरिमेंट ये बताओ, पार्टिकल के लिए किया गया था या लाइट के लिए किया गया था? नहीं किसी को पता है। कराया से क्या होता है यार? ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए कराया जाता है। नहीं पता तो मैं बता दूं, लाइट का इंटरफेरेंस एक्सप्लेनेशन देने के लिए यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट क्या था कि ऐसे यार 2 स्लिट बनाए गए थे और इन 2 स्लिट के बीच में एक लाइट सोर्स रखा गया था। यहां से निकलने वाली लाइट, यहां से निकलने वाली लाइट आगे जाके इस पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। ये कभी सुना है यार? और वो पैटर्न कैसा बनता है कि कहीं पे चमक सबसे ज्यादा होती, कहीं चमक कम होती, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा पैटर्न बनता है। नहीं तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका वेव थ्योरी से दिया जाता है। यानी लाइट के अंदर वेव नेचर होता है। ये बात पहली बार किससे वेरीफाई हुई थी? यंग्स एक्सपेरिमेंट से। पहली बार किससे? यंग्स ने बताया था कि लाइट पार्टिकल नहीं है बल्कि क्या है, वेव है। न्यूटन क्या बोलते थे? पार्टिकल है। और बाद में आखिरकार क्या माना गया? पार्टिकल नहीं माना गया भाई, वेव और फोटोनिक, वेव और क्वांटम, वो पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल होता तो मास होता, न्यूटन के हिसाब से तो मास भी था। न्यूटन यही गलत था। पार्टिकल जैसा नेचर लाइट में होता है बट उसके अंदर मास नहीं होता है। खैर, तो यार ये लाइट की यानी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है कि ये पर्दे पे कहीं कहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी और कहीं कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट लाइट से नहीं बल्कि किससे कराया जाए, इलेक्ट्रॉन से कराया जाए, इसके एविडेंस यार साइंटिस्ट ने देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एक भीड़ इन होल से पास कराई जाए
तो ऐसा देखा जाता है कि ये होल, तुम क्या उम्मीद करते हो यार, होल के ठीक सामने इलेक्ट्रॉन ज्यादा जमा होना चाहिए, अगल बगल कम होना चाहिए, यही तो उम्मीद करते हो यार। लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल वाले बिहेवियर को फॉलो, सोचो यार यहां से रेत छोड़ी जाए दो होल के थ्रू तो सामने ढेर ज्यादा बड़ा बनेगा, अगल बगल कम बनेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन देखो यार, कम पार्टिकल थे तो ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया, और ज्यादा देखे तो ऐसा। ये ऑब्जर्वेशन पता है क्या दिखा रहा है, ऐसा बता रहा है जैसे पूरे इलेक्ट्रॉन की भीड़ में एक कोऑर्डिनेशन है और आपस में मिलजुल के बात करके जाते हैं कि भैया इधर मिल लेंगे, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे और इधर नहीं मिलना है। नहीं, ये नेचर का, ये जो नेचर है ना, मतलब ये अनबिलीवेबल नेचर है, अनबिलीवेबल, मतलब ना भरोसा होने कि पार्टिकल ऐसा कैसे कर सकते, उनके बीच में ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन है कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिखाया है, ये क्या दिखाया गया है, ये एक्चुअल फिगर है, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं कि भैया यहां यहां मिलेंगे, यहां यहां एब्सेंट रहेंगे, नहीं ना। अरे यार पार्टिकल है तो क्या बातचीत करते होंगे, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो वेव जैसी है, क्योंकि वेव ऐसा करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है, पार्टिकल ऐसा करते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, वेव का वेवलेंथ एक विजुलाइज करने वाली चीज है, फ्रीक्वेंसी विजुलाइज करने वाली चीज है, लेकिन पार्टिकल के अंदर वेवलेंथ को विजुलाइज कोई नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी कोई विजुलाइज लेकिन निकाल सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि वेवलेंथ का कोई पिक्चर भी नहीं है और वेवलेंथ होती भी है। तुम कहोगे ये क्या बात हुई, वेवलेंथ कैसे होती है। अच्छा एक बार बताओ, जब हम यंग्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो तुम मान लो थोड़ी देर के लिए। जब हम यंग्स के एक्सपेरिमेंट में ये बात करते हैं कि कहां कहां ब्राइट बनेगा और कहां कहां डार्क बनेगा, वाई ब्राइट और वाई डार्क, तो उसके फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट ब्राइट बनता है कितने पे, डी लैम्डा बाई डी पे। फर्स्ट डार्क बनता है डी लैम्डा बाई 2d पे। जहां कैपिटल डी होता है पर्दे की दूरी, तो बताओ पर्दे की दूरी यहां डिफाइंड चीज है कि नहीं है, है। पर्दे की दूरी यहां डिफाइंड चीज है, कैपिटल डी हम सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। स्मॉल डी होता है दोनों होल के बीच की दूरी, क्या स्मॉल डी विजुलाइज करने वाली चीज है कि नहीं है, है। अच्छा बताओ फर्स्ट ब्राइट कितनी ऊंचाई पे है सेंटर से, फर्स्ट ब्राइट कितनी ऊंचाई पे है, इसको मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जब ये विजुलाइज करने वाली चीज ये है तो लैम्डा भी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, भले तुम उसका विजुलाइज कर पाओ या ना कर पाओ, बात समझ रहा है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से लोगों को पता चला, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बाद का है, इससे भी पहले डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि एक्चुअली में पार्टिकल के भीड़ में लैम्डा जैसी कोई चीज है जब तक वो मोशन में है। और ये लैम्डा निकालने का फॉर्मूला पहली बार किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने। खैर ये एक्सपेरिमेंट केवल समझने के लिए था, तुम्हें हैरानी में डालने के लिए था। हम लोगों को तो यार डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या, ऑफ मैटर वेव, इसको मैंने नाम क्या दिया है, मैटर वेव। मैटर क्यों है, अरे मैटर इसलिए क्योंकि इसके अंदर मास है, इसीलिए ये क्या है मैटर वेव। उसका फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने दिया, लैम्डा इक्वल टू क्या, h अपॉन mv, ये डी ब्रॉगली बताए थे, लैम्डा इक्वल टू क्या, यानी यार उसके अंदर वेवलेंथ होती है बशर्ते उसके अंदर। अच्छा एक और बात है कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना स्मॉल होगा, और जितना लैम्डा स्मॉल होगा अगर वो पार्टिकल के साइज के नेचर का है, के साइज का है, तो उतना ज्यादा उसके एविडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी मोशन में होना इस बात की गारंटी है कि उसके अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक होगी। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैटर वेव, क्या मैटर वेव मैकेनिकल वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ना मैकेनिकल वेव है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती तो उसको टच नहीं किया जा सकता था। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिसमें पार्टिकल बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, उनके थ्रू एनर्जी प्रोपोगेट करती है, तो उनके थ्रू थोड़ी प्रोपोगेट कर रही है, उनकी भीड़ी के अंदर वेवलेंथ है, तो ये ना मैकेनिकल है।
क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आया है वो चार्ज से या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी से इंडिपेंडेंट है? यानी वो चाहे फेरिक का पार्टिकल हो, चाहे फेरस का पार्टिकल हो, चाहे वो कॉपर का पार्टिकल हो, चाहे वो एल्युमिनियम का पार्टिकल हो, अगर वो पार्टिकल है और किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका लैम्डा डिसाइडेड है, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है ना। हर मूविंग पार्टिकल के अंदर अगर एक जैसी वेलोसिटी, एक जैसा मास है तो उसका लैम्डा भी एक जैसा होगा, वो किसी भी चीज का पार्टिकल हो। बात क्लियर है ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कब देखा जा सकता है? जब उसका वेवलेंथ का साइज पार्टिकल के साइज के कंपेरेबल हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफ्रैक्शन की थ्योरी पे काम करता है, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो डी ब्रॉगली की थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, ये नोट करना है और ये फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले को अभी कई और लुक में लिखना है, पहले इतना नोट कर लें। ये बोर थ्योरी को सपोर्ट करता है, ये बात हम लोग आगे अगली क्लास में उसमें करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी नहीं यार, अभी तो ये पढ़ते जाओ यार। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। पॉइंट्स नोट कर लें, सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी कुछ केमिस्ट्री से मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो उम्मीद करो यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, कम समय में हो जाए, टाइम बचे तो उसको न्यूमेरिकल में हम यूज़ कर सकते हैं। नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया है? नोट करते रहें, हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं हम लोग ने यार काइनेटिक एनर्जी को कई बार इस लुक में लिखा है, पी स्क्वायर बाई 2m। याद है यार किसी को? जहां पी क्या होता है? मोमेंटम। तो बता यार पी बराबर कितना आ गया? √2m k। काइनेटिक एनर्जी को k लिख देते हैं। पी बराबर कितना आएगा? 2m उधर जाएगा तो पी बराबर क्या बन जाएगा? क्या m इंटू वी का मतलब यहाँ क्या है? ऑब्वियसली यार मोमेंटम ही है, और मोमेंटम को हम और क्या लिख सकते हैं? √2m k।
अगर हमें मोमेंटम सीधे पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर मास वेलोसिटी पता है तो ये लगाओ, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और मास पता है तो ये लगाओ। इतना काम। अब कई बार क्या होता है कि हम ये बात करते हैं कि दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और किसी चार्ज को यहां से V वोल्टेज से एक्सलेट कराया गया है और यहां कोई होल बना के उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो बताओ इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, किसी Q चार्ज को यहां रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है? Q इंटू वी। जब भी हम किसी चीज को V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कराते हैं तो कितनी एनर्जी आती है? Q इंटू वी। क्या बात मेरे? तो इस फॉर्मूले में और क्या बदलाव किया जा सकता है? अगर उसको V के एक्सेलेरेशन से एक्सलेट कराया गया है तो Q की जगह K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? QV, जहां V क्या है? एक्सेलेटिंग वोल्टेज। V क्या है? एक्सेलेटिंग वोल्टेज। तो किसी भी Q चार्ज को एक्सलेट कराने के लिए हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक उसको ट्रैवल कराते हैं तो QV का फायदा हो सकता है ना, अगर फेवरेबल तरीके से रखा है। अच्छा बता, यही फॉर्मूला मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लगाऊं, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो लैम्डा क्या लिखा जाएगा? H अपॉन 2m EV। Q की जगह क्या आ जाएगा? EV। नहीं, अगर मुझे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम चाहिए हो तो क्या बताओ? अभी तक जब तक हमने आंसर निकाला है तो लैम्डा स्टैंडर्ड यूनिट में आया होगा, सब कुछ अगर स्टैंडर्ड में रखा होगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट वाला लैम्डा है यानी मीटर में है और उसको एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं मैं, तो और क्या करना पड़ेगा? से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +10 या -10? ये मीटर में था ना भाई, और अब मैं उसको क्या लिख रहा हूं? एंगस्ट्रॉम में। +10 होगा। कितनी बात सबको समझ में आ रही है? अब यार इस कैलकुलेशन को जरा ध्यान देखो, इस पूरे कैलकुलेशन को, इतने कैलकुलेशन को, क्या लगता है इतने कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसी चीज है जो कभी बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। तो क्यों ना हम इस कैलकुलेशन को बना लें, और ये कैलकुलेशन सॉल्व करके पता है कितना आता है? 12.27। और नीचे क्या बचा है अभी? √V। लेकिन अब ये आंसर किस में आने वाला है? एंगस्ट्रॉम में। तो ये फॉर्मूला हमें सीधे सीधे ऐसे भी रटना है। ये किसके लिए काम करना, पहले तो ये भी क्लियर कर लें, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर भैया यहीं से चलो, वो चार्ज तुम्हें रखना पड़ेगा। केवल और केवल किसके लिए काम करेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जगह हीलियम हो जाए तो यार इलेक्ट्रॉन की जगह अगर प्रोटॉन हो जाए तो बस यार एम पे फर्क पड़ जाएगा, सब बदल जाएगा यार, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं यार। इलेक्ट्रॉन है तो ही काम करेगा, वरना फिर हमें सब मेहनत करना पड़ जाएगी, करना पड़ जाएगी यार, कोई फायदा नहीं है। तो इतनी बातें और नोट कर लें।
नोट कर लिया भाई लोग? हाँ जल्दी जल्दी नोट करो। तो डी ब्रोगली ने अपना एक फॉर्मूला दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए बाद में ये वेरीफाई किया गया कि डी ब्रोगली की थ्योरी सही है। बहुत समय तक डी ब्रोगली को वैल्यू नहीं मिली थी, और फर्स्ट डिटेक्शन जो डी ब्रोगली की थ्योरी का हुआ था वो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हुआ था। यानी ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या वेरीफाई करने के लिए हुआ है? टू वेरीफाई डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। यानी यार डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया है उसको वेरीफाई करने का ये एक्सपेरिमेंट है, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अभी यार इस पे क्या पूछा जाएगा? तो इस पे कुछ डेटा पे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। सीधे सीधे हमें वो इंफॉर्मेशन है तो बता पाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं बता पाएंगे। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। इसमें बहुत वेरिएशन की कोई संभावना नहीं है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझ में आना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर देखो जरा, ये लो टेंशन बैटरी लिखा है। LT मतलब होता है लो टेंशन। लो टेंशन से मतलब है लो वोल्टेज, सिंपल। 4 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ कोई एक रजिस्टिव वायर है। ये यहाँ एक रजिस्टिव वायर है, और उस रजिस्टिव वायर में अगर करंट का फ्लो होगा तो तुम्हें पता है कि करंट के फ्लो से रजिस्टिव वायर में जूल हीटिंग होती है। जूल हीटिंग होगी तो वो रजिस्टिव वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इसको हम लोग थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। यानी ये सब थर्मल इलेक्ट्रॉन है। ये किस वजह से निकले हैं? जूल हीटिंग की वजह से निकले हैं। अब अगर मैं इस वायर और इधर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, बस ऐसे सोचा, मैंने एक हाई वोल्टेज लगा दिया है। HT मतलब क्या होता है? हाई टेंशन वोल्टेज लगा दिया है। इधर एक मेटल लगा हुआ है, और इधर के बीच में क्या लगा दिया? वोल्टेज डिफरेंस। तो ये क्या काम करेगा? क्या बताओ यार, अगर मैंने यहाँ V का वोल्टेज लगाया है तो यहाँ से यहाँ के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको फेवर मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे यार, जब भी V का वोल्टेज लगाया जाता है तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी का फेवर मिलता है? Q इंटू V का। यानी यार थर्मियोनिक एमिशन में जनरली जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो लगभग रेस्ट से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो इस काबिल होते हैं कि टेम्परेचर जैसे वो इस लायक हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, तो उस समय उनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो अगर मैं पूछूं कि इस समय जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए तब उनके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? Q इंटू V। और V ये HT वाला V है नहीं। अब यार हाई स्पीड के बाद यहां एक छोटा सा होल दिया जाता है ना, बहुत छोटा सा होल दिया जाता है इस जगह पर, और उस होल के जरिए ये सारी क्राउड बड़े छोटे से पोर्शन से पास करती है। अब यार इतने छोटे पोर्शन से पास करेगी तो वो एक बीम बन जाएगी। ये क्या हो गया यार? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। ये बीम बनाने में इसका रोल है। इसका इस सेटअप को बोलते हैं कॉलिनेटर। कॉलिनेटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक पतली बीम में कन्वर्ट कर देता है।
अब ये बीम आगे गई तो ये यहां पर किसी हाई एटॉमिक मास नंबर वाले ये निकल टारगेट से टकराती है। ये निकल ही यूज किया था डिवीजन जर्मन ने, निकल, इट्स नॉट निखिल, निकल है यार ये। तो निकल के टारगेट से इसको टकराया गया। निकल, केमिस्ट्री में निकल का नाम तो आता है ना भाई। तो टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से टकराने के बाद इधर उधर टर्न करते हैं, टकरा के वापस आते हैं। ऑब्वियसली यार इसमें रिफ्लेक्शन जैसी घटना हो रही है। तो तुम कहोगे रिफ्लेक्शन होती है तो वो तो यार अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन गिरे हैं तो ऐसे ही लौट जाना चाहिए नॉर्मली। तो मैं बता दूं यार ये रिफ्लेक्शन इसकी बाउंड्री पे नहीं हो रहा है यार। इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉल जैसी चीज हो। इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी चीज है कि वो अंदर जाके एटॉमिक लेवल पे रिफ्लेक्शन कर रहा है। यानी सोचा यार ये जो निकल टारगेट है उसके एटॉमिक एटम्स की लेयर थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर वो एटॉमिक लेवल पे हमें क्या पता कि एटॉम का अरेंजमेंट कैसा है। हम जब सरफेस को ऐसे काट देते हैं तो हमें ये थोड़ी पता है कि एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज्ड है। तो अगर इस तरह से अरेंज्ड है तो वो प्लेन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस हो रहे होंगे। यानी एटम के लेवल पे अंदर जाके ये सब खेल चल रहे हैं नहीं। खैर, तो एटम के यार एक लेवल से इलेक्ट्रॉन टकराते होंगे तो गहराई वाली दूसरी लेवल से भी टकराते होंगे, तीसरी लेवल से टकराते होंगे। खैर, तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल से टकरा के जब मिलते हैं तो इस मुलाकात को वेव की मुलाकात के नजरिए से देखा गया। किस मुलाकात से? वेव की नजरिए से। क्या देखा गया? जैसे दो लाइटें अलग अलग रास्ते से घूम के आती हैं और जब बाद में मिलती हैं तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन दो रास्तों से होके आए हैं, उनके बीच में क्या होगा? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस से कभी कभी कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो यहां एक डिटेक्टर लगा है। ये डिटेक्टर क्या करने वाला है? इस बीम में कब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ये पता कर रहा है। ये डिटेक्टर में एक घुमाने वाला कोई चीज रखा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो इसका करंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे इस डिवाइस के अंदर उतना ज्यादा करंट लगेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि कब करंट ज्यादा है, कब करंट। इसको घुमा घुमा के चेक किया गया कि किस एंगल पे करंट सबसे ज्यादा आया। तो वो एंगल पता चला कितना है? 50 डिग्री पर एंगल सबसे ज्यादा था। 50 डिग्री पे एंगल सबसे ज्यादा था। हाँ, इसका मतलब 50 डिग्री वो जगह है जहां पर इन दो बीम के बीच में कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है ना। यार यहां पर एक नए तरह का मैं ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ किसके किसके बीच में है ये मैं पहली बार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो चीज यहां दिखाने लायक है ही नहीं है। कायदे से मुझे एक्सिस भी नहीं बनाना चाहिए था। पहली बार ये एंगल, ये ग्राफ जो है ना, इसको हम लोग ग्राफ ना कह के कुछ एंगल वर्सेस इंटेंसिटी दिखा रहा हूं। और इस पॉइंट से दूरी जितनी ज्यादा होगी वो डिनोट करेगा कि इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। ये एंगल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ है। क्या है? एंगल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। ये एंगल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ देखो यार, अगर मैं एंगल इतना रखता हूं तो इंटेंसिटी कुछ है, एंगल में अगर इतना रखता हूं तो इंटेंसिटी कुछ है, एंगल में इतना रखता हूं तो इंटेंसिटी कुछ और है। ये देखो यार, ये जो लंबाई बढ़ रही है ये लंबाई किसको डिनोट कर रही है? इंटेंसिटी को। और ये क्या डिनोट कर रहा है? किस एंगल पर? तो इस एंगल पर इतनी इंटेंसिटी है, इस एंगल पर इतनी इंटेंसिटी है। समझ रहा है? ये ग्राफ कुछ ऐसा देखा जाता है यार, ऐसा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कितने डिग्री पे है? 50 डिग्री पे, है ना। ये ग्राफ कैसे खींचा गया है? एंगल के करस्पॉन्डिंग जितना दूर है मतलब ग्राफ उतना ज्यादा इंटेंसिटी का है ना। तो ये इंटेंसिटी किस एंगल पे सबसे ज्यादा है, ये एंगल वाला डेटा हमें याद रखना है। और वो डेटा कितना आया है? 50 डिग्री। 50 डिग्री पे एंगल सबसे ज्यादा है। अब यार इसके अंदर हमने कौन सी थ्योरी लगाई है?
यार इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने कौन सी थ्योरी लगाई है? वेव थ्योरी। और इसके अंदर की डिस्कशन किसने किया था? ब्रैग्स नाम के साइंटिस्ट ने। ब्रैग्स के थ्योरी यूज करके यह शो किया गया था कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। किसकी थ्योरी यूज करी है? ब्रैग्स थ्योरी। हालांकि ब्रैग्स थ्योरी का नाम यहां लेने की जरूरत है नहीं, बस इतना पता होना चाहिए डेविड जर्मन ने, है ना। ये इन दोनों बैटरी के बीच में वोल्टेज कितना रखा गया था, ये वोल्टेज भी हमें याद रखना है। 54 वोल्ट। 54 का वोल्टेज रख के 50 डिग्री पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा पाई गई थी। नहीं, अब मुझे बता यार, अगर 54 वोल्ट रखा गया था तो यहां जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे किस काइनेटिक एनर्जी से, वो हम निकाल सकते हैं। अरे काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत ही नहीं। तो मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पता है, तो क्या हम लोगों ने वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। याद है? ये किसके लिए काम करता है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम चाहें तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट 54। तो ये सॉल्व होके लगभग कितना आता है? ये सॉल्व होके आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 1.65। यूजिंग ब्रैग्स की थ्योरी, वेव मॉडल यूज करके इन निकल के क्रिस्टल के एटॉमिक डिस्टेंसेस पता करके और वेव थ्योरी यूज करके भी लैम्डा निकाला गया, है ना। यूजिंग ब्रैग्स थ्योरी, यहां पे यार निकल टारगेट के बीच का जो डी होता है ना यार, एटॉमिक डिस्टेंस, ये एटॉमिक डिस्टेंस, ये भी यार एक याद रखने वाला फैक्ट है। इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है यार। एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन एनआई मॉलिक्यूल वो कितना होता है? यह आंसर होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो यार ब्रैग्स लॉ को यूज करके लैम्डा निकाला गया, तो वो कितना आया? वो आया 1.66 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहां लैम्डा निकाला गया है ब्रैग्स थ्योरी से, वो मैंने बाईपास कर दिया है। कैसे निकाला गया है? यहां कैसे निकाला गया है? ब्रैग्स थ्योरी से। और यहां कैसे निकाला गया है? डी ब्रॉगली थ्योरी से। और दोनों आंसर बहुत क्लोज थे। इससे पता चलता है कि डी ब्रॉगली की थ्योरी सही है। क्या बात समझ में आ गई है? इसके डेटा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना यार। 54 वोल्ट का वोल्टेज था, 50 डिग्री का एंगल था, लैम्डा 1.65 आया था, निकल टारगेट के बीच का गैप कितना था। तो यार अब तुम्हें देखो यार, इसमें कुछ और भी बातें हो सकती हैं, कहीं कुछ मेंशन किया हो किताबों में, लेकिन जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो यही है। बाकी चीजें केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं, तो जब वो पढ़ाए तो पढ़ लेना। अब तुम्हें यार फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सब पढ़ा दिया गया है। इसके क्वेश्चंस सारे करके आना है यार अब वेव पार्टिकल डुअलिटी के, यानी यार 18 से लेके 47 तक, 18 से 47 तक क्वेश्चन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और फिर 22 क्वेश्चन मात्र हैं डी ब्रॉगली के। तो आंसर भी टिक लग रहा है। डी ब्रॉगली में फिर करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। अगली क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेशली रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल पढ़ेंगे।